वेलकम टू कन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे भारत के अफगानिस्तान के साथ तेजी से बढ़ते हुए ताल्लुकात के बारे में बात करूंगा और उसके लेके चंद सवालात उठाऊंगा। आज अफगानिस्तान के तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत पहुंचे हैं। उनकी मुलाकात डॉक्टर जयशंकर से ज़रूर होगी और इंडिया और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के बारे में डायलॉग होगा। शायद भारत अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस अफ़गानिस्तान में शायद अब बढ़ा दे। मेरे ख्याल से शायद पूरी एम्बेसी बाकायदा इस्टेब्लिश हो जाए। और जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो ऑलरेडी एम्बेसी है दिल्ली में, उसमें शायद तालिबान को रिप्रेजेंट अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका में दे दिया जाएगा। तो एक तरह से एक डिप्लोमेटिक करीबी बढ़ेगी। और दूसरे चांसेस ये है कि इसको लेकर जो कॉमन इंटरेस्ट है पाकिस्तान को लेकर, काउंटर टेररिज्म को लेकर, उन मुद्दों पे भी बात चलेगी। फिर जो इंडिया ने जो कदम उठाए थे अफगानिस्तान में उसको डेवलप करने की, जो रोड्स बनाए थे, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी पाकिस्तान इंडिया ने बनाई थी। इंडिया ने तकरीबन, जब अमेरिका अफगानिस्तान में था, तो जब इंडिया ने $1 बिलियन अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया था, और अब जब से अमेरिका छोड़ के निकला है और तालिबान ने अफगानिस्तान पे पूरी तरह से काबू पा लिया है, तो इंडिया ने सिर्फ पिछले 4-5 साल में $125 मिलियन अफगानिस्तान को दी हैं एज फॉरेन एड, और वहाँ इन्वेस्ट किया है। तो इट इज़ पॉसिबल कि अफगानिस्तान भी चाहता है कि भारत जो पहले डेवलपमेंटल एड पहुंचाता था वो अब भी पहुंचाने लगे। सो वी विल सी कि क्या निकलता है। लेकिन दूसरी चीज़, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि कल यानी 7 तारीख को अक्टूबर की, मॉस्को में एक मॉस्को फॉर्मेट की समिट हुई, जहाँ पे तकरीबन सारे जो एससीओ के मेंबर्स हैं वो चारों स्तान्स, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, फिर ईरान, पाकिस्तान, भारत, रशिया, चाइना और अफगानिस्तान वहाँ आए थे। बेलारूस भी वहाँ एज ऑब्जर्वर स्टेटस मेंटेन कर रहा था। तो वहाँ पर एक मीटिंग हुई। ये अफगानिस्तान फोकस मॉस्को फॉर्मेट कहते हैं इसको। इसका मकसद बेसिकली जो अफगानिस्तान से जो थ्रेट है टेररिज्म का, वहाँ पे आईसिस, खुरासान भी है वहाँ पे, एक ज़माने में आईसिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था की मौजूदगी भी थी, अलकायदा की भी मौजूदगी है, फिर इस्लामिक मूवमेंट फॉर ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, शिनजियांग को लेकर। तो ऐसे कई वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो रीजनल सिक्योरिटी को बहुत खतरा पहुंचाते हैं। तो उसको डील करने के लिए रशिया की लीडरशिप के अंडर ये मॉस्को फॉर्मेट एक एस्टैब्लिश किया गया था, और ये पहली बार है जो कि आमिर खान मुत्तकी उसको अटेंड किए हैं। और वहाँ से एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये डेवलपमेंटल प्रोग्रेस कोऑपरेट करेंगे, खास तौर से काउंटर टेररिज्म में कोऑपरेट करेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि उन्होंने, तो मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ कि वहाँ पर जो जॉइंट स्टेटमेंट जो हुआ था मॉस्को फॉर्मेट का अक्टूबर 7 को, तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने कंक्लूजन पहुंचा जिसपे सब अग्रीड है, यानी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान भी एक साथ, दे आर ऑन द सेम इश्यू। उन्होंने कहा कि द पार्टीज अर्ज द कंट्रीज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट प्रेडिक्टमेंट इन अफगानिस्तान to earnestly fulfill commitments on the economic recovery and future development of Pakistan. और ये important बात है, they called unacceptable the attempts by countries to deploy their military infrastructure in Afghanistan and neighboring states since this does not serve the interests of regional peace and stability. तो इन्होंने कहा कि जो मुल्क अफगानिस्तान की जो करंट परेशानियां हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी इशारा बेसिकली अमेरिका और वेस्ट के ऊपर है, जिन्होंने हमला करके तकरीबन 2021 अक्टूबर से अभी तक और 2021 तक अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया हुआ था 20 साल के लिए। तो उनके तरफ इशारा है कि वो लोग जो इस हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, उनको चाहिए कि अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और मदद करें और हिस्सा बढ़ाए। लेकिन उन्होंने एक किस्म से वार्निंग भी दी कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये बिल्कुल क्या कहना चाहिए, रिजेक्ट कर रहे हैं कि वही मुल्क अब अफगानिस्तान में दोबारा
ایک ملٹری انفراسٹرکچر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کلیئرلی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پچھلے 10 دن میں 2 بار، ایک بار اسٹارمر کے ساتھ کھڑے رہ کر کہا لندن میں، ایک بار یہاں پہ بھی کہا کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو باگرام ایئر بیس ہے جو امریکہ نے بنایا تھا افغانستان میں، کابل سے 50 کلومیٹر نارتھ پر، تو وہ اسے واپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ باگرام ایئر بیس کو دیکھیں، اس کا لوکیشن بہت ہی زبردست ہے. کافی وہ پہاڑی علاقہ ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا، اس کو اٹیک کرنا بڑا مشکل ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا آسان ہے فرام کنٹریز. مطلب ٹیررزم تو چھوڑ دیں، وہ اور بات ہے، بٹ وار سچویشن میں اٹس اے ویری سینٹرلی لوکیٹڈ جگہ ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی آسان ہے. پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑوں پہ ایئر کرافٹ، اینٹی ایئر کرافٹ اگر آپ اپنے بیٹریز وغیرہ لگا دیں، پیٹریٹ میزائلس وغیرہ، تو کابل کے ایئرپورٹ کو، وہ جو ایئرپورٹ ہے باگرام ایئر بیس کو، اس کو تباہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور وہاں سے امریکہ اگر اپنے ہوائی جہاز رکھتا ہے وہاں پر، تو پورا کا پورا ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا اس کی رینج میں آ جاتا ہے، لینڈ بیس رینج. مطلب ابھی تو واٹر بیس، سی بیس، اس کو ایئر کرافٹ کیریئرز بھیجنا پڑتا ہے، لیکن دیٹ وڈ بی ویری امپورٹنٹ. اور پہلی بار امریکہ سڈنلی سینٹرل ایشیا کی طرف بھی اپنی فوجوں کا رخ کر سکتا ہے. سو دا باگرام ایئر بیس از سڈنلی بیکمنگ ویری امپورٹنٹ. اور اس سے یہ چیز ہو جاتی ہے، اگر امریکہ مثال کے طور پہ یہ مان لیں کہ امریکہ وہاں ایک 10-15 ہزار فوج تعینات کر دیتا ہے، 100-200 F-16 F-35 وغیرہ، تو امریکہ کو شاید چائنا کے ساتھ مطلب پاور پروجیکٹ کرنے کی پاکستان پہ یا بھارت پر ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں سے ایران کو بھی وہ کافی تھریٹن کر سکتے ہیں. تو اٹ از اے ویری کریٹیکل امریکہ کے لیے. اور اگر ان کو افغانستان کے اندر ہی یا اس علاقے میں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کرنا ہے تو بڑی آسانی سے وہ کر سکیں گے. تو دیٹ از وائی امریکہ وانٹس دس بیس. اور یہ سارے ملکوں نے، چائنا، امریکہ، بھارت، ایران، پاکستان، سارے کے سارے ستان، سب مل کر اس آئیڈیا کو پوری طرح ریجیکٹ کر دیے. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیس امریکہ کو نہیں ملے گا. اٹ از کوائٹ پاسبل کہ وہ مل بھی سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ کہ کون اس کو نیگوشیٹ کر رہا ہے. اگر پاکستان امریکہ کے طرف سے طالبان کے ساتھ اس بات کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہ اس ایئر بیس کو، یا قطر کر رہا ہے، آئی ڈونٹ نو ہو از ڈسکسنگ دیٹ. تو وی ول سی کہ کیا ہوتا ہے. اٹس اے لانگ شاٹ. اٹ از کوائٹ پاسبل کہ جو ایڈ رکی ہوئی ہے، جو $7 بلین افغانستان کے جو فریز کیے ہوئے ہیں جو بائیڈن کے زمانے میں، اگر وہ شاید ریلیز کر دیتے ہیں افغانستان کے لیے، تو مے بی افغانستان مائٹ گیو دم دا بیس. لیکن ابھی تک تو مطلب افغانستان کا پورا مقصد ہی یہ تھا طالبان کا کہ امریکہ کو نکال باہر پھینکے، اور پھر واپس وہ کیوں اس کو انٹری دے گا. سو آئی تھنک اٹ از لائک 10% چانس دیتا ہوں میں فار امریکہ ٹو گیٹ اٹ، اور 90% کہ افغانستان ول ریجیکٹ دس اوورچر. لیکن اٹ از انٹرسٹنگ کہ بھارت، چین اور پاکستان اس مدعے پر متفق ہیں کہ دے ڈونٹ وانٹ دس اسپیس. اب آگے چل کے دوسرے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ بھارت نے پہلی بار ایک SCO برکس جیسے سمٹ میں ایک ایسی پوزیشن اپنائی ہے، بالکل رشیا، چائنا، پاکستان جیسے ملکوں کے ساتھ مل کر، جو امریکہ کے ہت کے خلاف ہے. دیر از نو ڈاؤٹ دس از اگینسٹ امریکن ہٹ. تو اس سے پہلے امریکہ کی جو انٹرسٹ ہوتے تھے، اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہوتے تھے، وہ انڈیا اس کی حفاظت کرتا تھا. ان SCO کی سمٹ ہو یا برکس کی سمٹ ہو، اٹ واز بیسیکلی سین ایز امریکاز ایجنٹ. لیکن مجھے لگتا ہے یہ پہلا ایسا نان ویسٹرن آرگنائزیشن کی سمٹ ہے جس میں بھارت نے امریکہ کے خلاف کلیئر ووٹ ڈالا ہے. سو اٹس این انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. اس کا آئی ایم شیور کہ واشنگٹن ول ٹیک نوٹ آف دس اینڈ وی ول سی کہ اس کی طرف سے کچھ جواب آتا ہے یا کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے عنقریب. آئی ہوپ کہ کوئی رپورٹر اگر دیکھ رہے ہیں یہ شو تو پلیز نیکسٹ ٹائم کیرولائن لیوٹ کے ساتھ چانس ملا تو سوال کر لیں، اینڈ وی ول سی واٹ دا US پوزیشن از آن دا ماسکو فارمیٹ جو افغانستان کو. لیکن جو چیزیں وہ چاہ رہے ہیں اینی وے، وہ امریکہ کے بھی ہت میں ہیں. یہ سارے ملک آر افریڈ کہ افغانستان دوبارہ ایک ٹیررسٹ کیمپ نہ بن جائے، اور یہ امریکہ کے بھی ہت میں ہے. اگر طالبان ان کے پریشر میں آ کے
आईसिस के ऊपर और दबाव डालते हैं, अलकायदा के ऊपर और दबाव डालते हैं। तो ये वेस्ट के भी इंटरेस्ट में है, इंडिया के भी इंटरेस्ट में है, ईरान सबके इंटरेस्ट में है कि दे ये टेररिस्ट ग्रुप ख़त्म हो जाए। लेकिन दूसरे और भी सवाल होते हैं कि क्या ये जो भारत ने अब सडनली तालिबान की तरफ, मैं पढ़ रहा था थोड़े आर्टिकल्स इंडिया में जो छपे हुए हैं, ORF के वाइस प्रेसिडेंट हर्ष पंत साहब हैं, उन्होंने एक NDTV के लिए एक तफसीलन आर्टिकल लिखा। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद एक ट्राइलैटरल मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना की मीटिंग हुई थी वांग यी के साथ चाइना में, जहाँ पे फोटो वगैरह छपी थी, आप देख सकते हैं, इसाक डार की और आमिर खान मुत्तकी की। और उसके बाद ये बातें आई कि जो CPEC है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो अफगानिस्तान के थ्रू भी जाएगा और अफगानिस्तान भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फॉर्मल हिस्सा बन चुका है। फिर उसके बाद एक मुलाकात हुई जो वांग यी काबुल भी गए, फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद भी गए। तो ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है। तो ऑलरेडी अफगानिस्तान हैज़ काइंड ऑफ मेड प्रोग्रेस पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए, और रशिया तो बाकायदा फॉर्मली पहला मुल्क ऐसा है जो तालिबान को रिकग्नाइज कर चुका है, तालिबान की हुकूमत। तालिबान से 3 डिमांड्स हैं उसको रिकग्नाइज करने के लिए कि वो एक कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको दबाएं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें और ये कोशिश करे कि अफगानिस्तान एक इंटरनेशनल टेररिस्ट कैंप ना बन जाए। इसमें कुछ हद तक तालिबान ने बहुत अच्छा काम किया है। मोस्ट कंट्रीज आर मोर और लेस सेटिस्फाइड के तालिबान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन जो बाकी दूसरे 2 डिमांड थे रिकग्निशन के लिए, एक के औरतों की ह्यूमन राइट्स को वो प्रोटेक्ट करें और बढ़ाएं, उसमें तो बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गया। और जो हालात है औरतों के अफगानिस्तान में, खुदा बचाए, तब इस अमेजिंग उनके स्कूल्स बंद कर दिए हैं, यूनिवर्सिटी से निकाल दिए, औरतों की किताबें लाइब्रेरी से निकाल दिए हैं, घरों से खिड़कियां तक निकाल दी हैं, ऐसा जैसा कि औरतें बस एक किस्म से प्रिजनर ऑफ वॉर बनी हुई है अफगानिस्तान में। और जो तीसरा जो मुद्दा था कि जो दूसरे माइनॉरिटीज है, नॉन तालिबान, नॉन पख्तून, उज़्बेक, तजिक, शिया, उनको भी हुकूमत में शामिल करें, मेक द गवर्नमेंट मोर इंक्लूसिव, उस पर भी तालिबान ने कोई कदम नहीं उठाया। तो इंडिया के लिए इट्स ए मेजर चैलेंज। क्या इंडिया अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की जो बातें करते हैं, हम दुनिया के विश्व गुरु हैं, हम सबको सिखाते हैं, तो क्या इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को इतना नैरोली डिफाइन करेगा कि उसमें डेमोक्रेसी का कोई दखल ना हो, वुमेन्स राइट्स का कोई दखल ना हो? कि क्या इंडिया एक ऐसे ग्रुप से, और वो भी इट इज़ ए वेरी अम्यूजिंग थिंग क्योंकि नरेंद्र मोदी आते हैं हिंदुत्व ट्रेडिशन से, और इंडिया के जो हिंदू नेशनलिस्ट है वो तो रेडिकल इस्लाम को अपना दुश्मन समझते हैं। तालिबान से बड़ा रेडिकल इस्लाम कौन है दुनिया में? ये एक ही 2 ऐसे ग्रुप्स हैं, मतलब एक ही ग्रुप है दुनिया में रेडिकल इस्लामिक ग्रुप जो किसी मुल्क पे सक्सेसफुली कब्जा किया हुआ है, वो तालिबान है। और भारत को उसके साथ हाथ मिलाते हुए उसके साथ रिश्ता मजबूत करते हुए मुझे देख के हैरत भी हो रही है और हंसी भी आ रही है कि मोदी सरकार जो संस्कारों की बात करती है उस पे चलती नहीं है। और बेटी बचाओ, सिर्फ भारतीय बेटियों को बचाओ, अफगानिस्तान की बेटियों को कौन बचाएगा? तो एनीवे, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और मुझे लगता है कि ये जो अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, उसका एक नतीजा है कि अब इंडिया बिल्कुल अब चाइना की गीत गाता है। चाइना ने और रशिया ने इस मीटिंग को होस्ट किया रशिया में, मॉस्को में, और वो आगे बढ़ रहे हैं। दे आर बिगिनिंग टू इम्प्रूव देयर रिलेशंस विद अफगानिस्तान। तो भारत भी अब एक तरह से एक नॉन वेस्टर्न कैंप के साथ पूरी तरह से अलाइंड नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत का हनीमून विद वेस्टर्न कंट्रीज ख़त्म हो चुका है और इट इज़ बैक वेयर इट बिलोंग्स, एशिया में, नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में, नॉन अलाइंड वर्ल्ड में, ग्लोबल साउथ में। और ये जो तालिबान के साथ रिश्ता बढ़ रहा है, इट इज़ द एंड ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये इंडिया अपनी खुशी से नहीं कर रहा है, ये इंडिया की मजबूरी है कि इट नीड्स टू डेवलप ए रिलेशनशिप विद अ रेडिकल इस्लामिक ग्रुप लाइक द तालिबान।
اور انڈیا اس کے طرف آگے تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اینی وے، تھینک یو فار واچنگ کانورسیشن. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.